नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक त्रिवेदी लास्ट पैराडाइज सोसाइटी की तरफ से आज आपके समक्ष एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हमारा आज का विषय जो है वो संविधान की विशेषता से जुड़ा हुआ है और एक तरीके से आज से हम संविधान की शुरुआत भी कर रहे हैं, जिसके माध्यम से विभिन्न लेक्चरों के माध्यम से जो मुख्य मुख्य टॉपिक्स हैं संविधान के, उनको हम कवर करते हुए आगे से चलेंगे। साथियों, कुछ लेक्चर हमने संविधान के चूंकि पहले भी बनाए हैं, तो वो लेक्चर चूंकि आप पहले देख सकते हैं और आज से जो लेक्चर है वो संविधान के मुख्य टॉपिक के हमारे अब से स्टार्ट होंगे। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान की। तो भारतीय संविधान की बात करते हैं, जब कोई चीज बनती है तो उसकी कुछ विशेषताएं होती है, कुछ विशेषताओं को अपने में वो चीज सहेज कर रखती है। तो इसी प्रकार भारतीय संविधान जो है उसकी भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं के बारे में आज सबसे पहले वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर हम खींचेंगे कि मतलब किस उसकी रूपरेखा क्या है। उसकी रूपरेखा की बात करेंगे तो जब संविधान हमारा जिस समय बना था उस समय मूल रूप से संविधान में 395 जो थे वो अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। याद रखिएगा, उस समय अनुसूचियों की संख्या साथियों 8 थी। लेकिन वर्तमान समय में जो है अनुच्छेद 395 ही जो संशोधन हुए हैं वो चीजें क्लास सब क्लास जोड़े गए हैं, लेकिन अनुच्छेदों की संख्या 395 ही है, भागों की संख्या 22 है और अनुसूचियां जो हैं वो 8 की जगह पर अब 12 हो चुकी हैं। 1951 में संशोधन किया था, उस संशोधन के बाद में यहाँ पर इसको जोड़ा गया था साथियों। उसके बाद में बात करेंगे जब भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान को विश्व के सबसे बड़े संविधानों में से माना गया है। जेनिक्स महोदय जो है उन्होंने भी ये कहा है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अब है क्यों विश्व का सबसे बड़ा संविधान? चूंकि दोस्तों जब हम 1600 ईस्वी से ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारे एक संवैधानिक व्यवस्था की शुरुआत हुई, हम काफी समय तक जो है ब्रिटिशर्स से गुलाम रहे। अब हम आगे ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो पाए, इसलिए जब हम संविधान बना रहे हैं तो विश्व की सारी अच्छी चीजों को और अपने यहाँ के कल्चर के हिसाब से चीजों को हमने लिख दिया। क्योंकि साथियों अगर किसी चीज को लिख दिया जाता है तो कहा जाता है कि वो चीज स्पष्ट हो जाती है। जैसे आप बात करेंगे अगर ब्रिटेन के संविधान की, तो वो अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान में क्या है, कुछ कमियां भी, आदमी तोड़ मरोड़ चीजें पेश कर सकता है, लेकिन अब जो चीजें लिख दी गई हैं उन चीजों में तोड़ना मरोड़ना जो है मुश्किल होता है। इसलिए ही भारतीय संविधान को लिखित कर दिया गया और सारी चीजें जब इसमें सहेज दी गई तो भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़े संविधान में से एक संविधान बन गया। अगले टॉपिक की बात करेंगे साथियों, जब हम इसका एक और कारण भी है, जैसे हमने बहुत सारे देशों से बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट किया। जैसे अमेरिका से हमने मूल अधिकार उठा लिए, उसके बाद में आयरलैंड से जो है वो हमने नीति निदेशक तत्वों को उठा लिया और उसके बाद में संसदीय शासन प्रणाली जो हमने अपने यहाँ अपनाई है उसको इंग्लैंड से उठा लिया। इसके बाद में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि साहब इतना बड़ा संविधान बनाने की जरूरत क्या थी? तो भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है, अर्थात विभिन्न संप्रदायों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं और एक साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से सर्वधर्म समभाव की भावना को सहेजे हुए हैं। इसीलिए हमने हर चीज को लिखित किया, एक सुस्पष्ट स्थिति विश्व के सामने दर्शित कर दी। जबकि विश्व में कई ऐसे देश हैं जो अपने हर 4-5 साल में अपने देश का संविधान बदल देते हैं, जैसे आपका पड़ोसी देश नेपाल ही ले लीजिए। लेकिन भारत में ऐसा कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। हमने जो 69-70 सालों में जो एक संविधान बना दिया उसको सहेज के रखा। आज भी हम उसको उतना ही सम्मान प्रेम की दृष्टि से देखते हैं जैसा उस समय बनाने वालों ने सोचा था। इसलिए ही हमारा संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान एक तरीके से लिख दिया गया। अब लिखने के बाद जो पक्ष वाले लोग यही कहते हैं कि लिख दिया तो स्पष्ट हो गई, लेकिन अब जो आलोचक हैं, हर चीज के आलोचक भी होते हैं। अब आलोचक क्या कहते हैं साथियों, वो ये कहते हैं कि ये तो विश्व का, आपने इससे झगड़े उत्पन्न हो गए, इसमें जितनी चीजें लिख दी उतने ही लोगों को मौका मिल गया उसमें से कमियां निकालने का, तो अब ये तो दिक्कत हो गई यहाँ पर। तो इसीलिए कुछ लोगों ने इसको जो है वो लॉर्ड्स पैराडाइज लिखा है। साथियों हमारे YouTube चैनल का भी नाम लॉर्ड्स पैराडाइज है, आप ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें। तो इसलिए आलोचकों ने भी इसको जो है लॉर्ड्स पैराडाइज संज्ञा दी है भारत के संविधान को। अब इसके बाद अगली अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो प्रभुता संपन्नता की बात करता है। प्रभुता संपन्न कौन होता है? प्रभुता संपन्न वो व्यक्ति होता है साथियों जो अपने बाह्य और आंतरिक मामले निर्णय के लिए सक्षम, संप्रभु हो एक तरीके से। अब हम भारत जो है आजादी के बाद अपने सारे निर्णय लेने के सक्षम, किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करता। जैसे अभी हमारा चाइना के बीच में विवाद होता है, पाकिस्तान के साथ विवाद होता है, अमेरिका रसिया ये सारे देश कहते हैं कि हम आपका समझौता करें। भारत कहता ना, हम अपने निर्णय लेने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि अब हम प्रभुता संपन्न देश है। अब इसमें भी आलोचक बीच में आलोचक आ जाते हैं। वो क्या कहते हैं, साहब आप प्रभुता संपन्न कैसे हो गए? आपने तो कॉमनवेल्थ की सदस्यता ले रखी है, आपने तो यूएनओ की सदस्यता ले रखी है,
तो साथियों ये जो सदस्यताएं हमने कॉमनवेल्थ की, जितने भी देश ब्रिटेन के जो उसमें रहे हैं, ब्रिटेन के अधीन, तो उन्होंने कॉमनवेल्थ का ग्रुप बना लिया और उनकी सदस्यता ले ली। तो ये अपनी स्वेच्छा से है भारत की, जब चाहे तब त्याग सकता है, हम इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये कहना कि हम सिर्फ यूएनओ या कॉमनवेल्थ के सदस्य होने से ही संप्रभु नहीं रह गए, ये भी जो लोग आलोचक टिप्पणी करते हैं कहीं से उचित टिप्पणी प्रतीत नहीं होती है। अब आप प्रभुता संपन्न की बात करेंगे, उसके बाद में आप बात करेंगे लोकतंत्र की। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री को समझने के लिए आपको अब्राहम लिंकन का एक वाक्यांश समझना जरूरी है। वो कहते थे जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन जो है वो लोकतंत्र होता है। अर्थात भारत में क्या है, जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुन के आते हैं। शासन किसका है, जनता का, और जनता ही लोगों को चुनकर भेजती है और उनके बीच से चुने हुए लोग जो हैं उनके लिए कानून बनाते हैं। तो इसलिए जो है इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक जो है लोकतंत्रात्मक राज्य है, हम ये कह सकते हैं। यहाँ पर जनता का ही शासन होता है। अगला पॉइंट आता है दोस्त, धर्मनिरपेक्षता। अब हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता नहीं अपनाई, हमारे यहाँ शब्द यूज किया है पंथ निरपेक्षता। अर्थात विभिन्न पंथ, धर्म से फिर पंथ, और पंथ का मतलब विभिन्न संप्रदाय, तो इनके बीच में जो है पंथ निरपेक्षता है। हम लोग क्या करते हैं, सभी धर्म, भारत धर्म के मामले में बिल्कुल तटस्थ है, किसी भी धर्म को विशेष मान्यता प्रदान नहीं करता है, सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है। तो हम इसलिए हो गए पंथ निरपेक्ष राज्य। और जब पंथ निरपेक्ष है, हम किसी विशेष धर्म को मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। ये ऐसा क्यों? क्योंकि विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, विभिन्न पंथों के लोग यहाँ पर रहते हैं और सब आपसी सौहार्द से रहते हैं। तो हमारी एक संस्कृति है, गंगा जमनी तहजीब है जिसको लोग कहते हैं सामान्य अर्थों में। तो इसलिए जो है हम लोगों को पंथ निरपेक्षता और यहाँ पर जो है वर्ड यूज किया गया, और पंथ निरपेक्ष राज्य है भारत। और इसको अगर आपको विस्तृत देखना हो तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक काफी हद तक बताया गया है पंथ निरपेक्षता के बारे में। अगला पॉइंट जब बात करेंगे साथियों समाजवाद की। समाजवाद जो शब्द था, हाँ, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है ये भी साथियों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद में जब बात करेंगे समाजवाद की, तो समाजवाद शब्द जो है इसको भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये एक तरीके से आर्थिक शब्दावली के रूप में प्रयोग होता है। अब इसकी परिभाषा देना तो साथियों बहुत कठिन है, लेकिन एक तरीके से हम इसको सरल शब्दों में समझे तो जहां पर समाजवादी व्यवस्था होती है वहां पर जो सरकार है या तो उसके अधीन में चीजें होती हैं या फिर उसके नियंत्रण में चीजें कार्य करती हैं एक तरीके से, तो उस व्यवस्था को हम कहते हैं समाजवादी। केंद्र या तो चीजों को अपने हाथ में ले लेता है या अपने नियंत्रण के अधीन संचालित करता है। लेकिन अब भारत भी इसमें क्या है, भारत की बात करेंगे तो समाजवादी है जरूर, लेकिन हमने कौन सा समाजवाद अपना रखा है? हमने ना तो सोशलिस्ट हम प्योर है, ना इकोनॉमिस्ट प्योर है, हमने मिक्स इकोनॉमी को अपनाया, अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, दोनों का सम्मिश्रण कर दिया है हमने यहाँ पर। ये अपनी सुविधा के अनुसार हम लोगों ने यहाँ पर किया है। अगला पॉइंट आता है साथियों संसदीय ढंग की सरकार। देखिए विश्व में दो तरीके की सरकार होती है, तो संसदीय ढंग की सरकार होती है, दूसरी संघात्मक संविधान में या फिर अध्यात्मात्मक की। अध्यात्मात्मक का एक उदाहरण है अमेरिका का संविधान, जहाँ पर अध्यात्मात्मक प्रणाली को अपनाया गया और कार्यपालिका जो है वहाँ का राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का प्रधान होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, ब्रिटेन की बात इसको अपनाया गया है, और यहाँ पर मंत्रिपरिषद जो है वो एक तरीके से नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है और मंत्रिपरिषद जो है कार्यों का संचालन करती है, और जिसका हेड जो है प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होता है हमारे यहाँ पर। इसके बाद में जो है साथियों मूल अधिकार की बात करेंगे। मूल अधिकार चूंकि हमने अमेरिकन संविधान से लिए हैं, भाग 3 में हमने इनको सहेज कर रखा हुआ है। तो मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिनको प्राकृतिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, प्रतिदेय अधिकार, ये सारे अधिकारों के नाम से जाना जाता है, जो सिर्फ मनुष्य को इसलिए प्राप्त है कि वो मनुष्य होने के नाते ही उसको मिले हुए हैं। इसके अंतर्गत जो है चूंकि संसदीय की सरकार में सुप्रीम कोर्ट जो है और आपको आर्टिकल 32 के अंतर्गत और 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट, और चूंकि उच्चतम न्यायालय जो है वो लीगल गार्जियन भी होता है संविधान का, तो वो ये चीजें देखता है, कहीं ना कहीं संरक्षण प्रदान करता है, भारतीय संविधान का लीगल गार्जियन होता है, तो वो इनके माध्यम से जो है मूल अधिकारों की रक्षा करता है। 5 प्रकार के रिटें हैं जिसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार रक्षण। इन रिटों के माध्यम से लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं संरक्षा प्रदान करता है, संरक्षण प्रदान करता है। और ये अधिकार जो है साथियों आत्यंतिक नहीं, हमको याद रखना चाहिए, इन पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, युक्त तक निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि जब अमेरिका का संविधान बना, चूंकि मूल अधिकार वहां से आए, अब अमेरिका में पहले मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाया नहीं गया, अब वहां स्थिति हो गई बहुत
ज्यादा गंभीर। अब लोग हर चीज में मूल अधिकार को ले आए, अब मूल अधिकार पे निबंधन थे नहीं, फिर वहां न्यायालय के माध्यम से उन पर निबंधन लगाया गया। अब चूंकि भारत का जब संविधान बन रहा था तो लोग इस चीज से आगाह थे, तो इसलिए इन्होंने जो है मूल अधिकारों पर पहले से ही निबंधन लगा दिए। यही फायदा होता है जब हम किसी चीज को अपग्रेड करते हैं अपने आप का एक तरीके से। उसके बाद साथियों बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों की। नीति निर्देशक तत्व जो है इसको संविधान के भाग 4 में हमारे यहाँ पे अपनाया गया है, और ये जो है आयरलैंड के संविधान से चूंकि लिए गए हैं, और इसमें 26 और 42 के संविधान संशोधन के बाद में जो है नीति निर्देशक तत्वों की महत्वता बढ़ गई है। एक तरीके से मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता प्रदान कर दी गई है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि आप इसके इनका अतिक्रमण होता है, इसके लिए आर्टिकल 14 और 19 आर्टिकल 14 और 19 का अतिक्रमण कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ आप इन पर जो है अतिक्रमण कर रहे हैं, इसलिए आप इन पर रोक नहीं लगा सकते हैं मूल नीति निर्देशक तत्वों को। और ये भी एक तरीके से राज्य की सुविधा पर निर्भर करते हैं। बहुत सारे ऐसे नीति निर्देशक तत्व हैं जो आज मूल अधिकार की कोट में आ गए, जैसे हमारा शिक्षा का अधिकार आज मूल अधिकार बन गया। तो ये भी राज्य की सुविधा पर निर्भर करते हैं, भले इनको लेकर हम कोर्ट में बात न ला पाए, लेकिन इनका भी अपना एक महत्व है। अगली बात करेंगे साथियों मूल कर्तव्य की। मूल कर्तव्य को अनुच्छेद जो है 51 ए में बताया गया है, और इनको जो है भाग जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको जो है जोड़ा गया है भारत के संविधान में। अब जब इनकी हम बात मित्रों करेंगे तो 10 तरीके के मूल कर्तव्य यहाँ पर बताए गए हैं। उन 10 तरीकों के मूल कर्तव्य जैसे हमारे राष्ट्रगान का पालन करना, या फिर जो है राष्ट्रगान का आदर करना, ये सारी चीजें, तो ये मूल कर्तव्य जो है ये हर भारतीय के कर्तव्य है कि उनको ये कार्य करने ही करने पड़ेंगे। तो ये चीजें जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ संविधान जो है वो नम्यता और अनम्यता। नम्यता का मतलब होता है परिवर्तनशील होना, संविधान में परिवर्तन आप कैसे कर सकेंगे, और जब अनम्यता की बात करेंगे तो उसमें संशोधन जो है वो कठोरता पूर्वक होगा। तो हमारे यहाँ क्या किया गया, न तो ब्रिटेन के समान लचीला बनाया गया है कि आप जब चाहो तब संशोधन कर दो, ना अमेरिका के समान कठोरता को लागू किया गया है। हमारे क्या किया गया है, विशेषता ये है कि दोनों का सम्मिश्रण, यानी आवश्यकता पड़ने पर ये लचीला भी हो जाता है, और जब आवश्यकता नहीं है तो ये कठोर भी हो जा सकता है। वैसे जेनिंग्स महोदय ने चूंकि एक तरीके से अनम्य संविधान हमारे यहाँ कहा था कि जो संसद में भी होना चाहिए, कहते थे संघीय संघ व्यवस्था में, लेकिन कहीं न कहीं अब इतने संशोधन भारत में आज तक हो चुके हैं, तो ये कहना कि अनम्य है पूर्ण रूप से, तो ये सही प्रतीत नहीं होता आज की तारीख में उनका वाक्यांश जो है। इसके बाद में लोकतंत्र की आधारशिला है कि वयस्क मताधिकार का प्रयोग होना चाहिए। हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार एक आयु रखी गई है, आपको उसके बाद में जो है वोटिंग राइट मिल जाता है, व्यक्ति को लोगों को चुनने का राइट मिल जाता है। उसके बाद में सबसे 2 पॉइंट और मुख्य आते हैं। एक तो केंद्रोन्मुख, हमारे वैसे केंद्रोन्मुख शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। आप वैसे तो शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्य के मध्य, लेकिन आपातकाल स्थिति अगर आती है तो केंद्र जो है उसको अभिभावी हो जाती है उसकी शक्तियां काफी हद तक कई विषयों में, उस पर हम प्रकृति में आगे चर्चा करेंगे। तो एकात्मक के गुण है, ठीक है। वैसे संघात्मक संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण होता है। उसके बाद में आगे हम बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन की। उस पर हमने एक अलग से लेक्चर भी बनाया हुआ है, उसको शॉर्टकट में ये समझे कि अमेरिका से आया था न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, मार्गना मेडिसन के केस से आया था। जस्टिस मार्शल जो थे उन्होंने महोदय ने इस केस को में प्रतिपादित किया था। और इसके बाद में इसमें 2 महत्वपूर्ण केस हमको याद रखना चाहिए। एक सबसे पहला केस आता है केशवानंद भारती वर्सेस केरला राज्य का, बहुत महत्वपूर्ण केस है, सबसे बड़ी बेंच इसमें बनी है, आपको हम कई बार बता चुके हैं। और इस केस में ये कहा गया था कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है वो संविधान का आधारभूत ढांचा है, ठीक है, आधारभूत ढांचा इसको बता दिया गया था। और आर्टिकल 32 और जो आर्टिकल 226 है वो एक तरीके से शक्ति प्राप्त करता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को क्रमशः कि वो किसी भी चीज का रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद में एल चंद्र कुमार का केस आया था। एल चंद्र कुमार के केस में भी यही बात कह दी गई थी कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो एक तरीके से आधारभूत ढांचा और अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करके भी विधायिका को यह अधिकार नहीं है कि वो इनमें संशोधन कर सके या कोई अन्य कार्य कर सके। उसके बाद पश्चिम बंगाल राज्य वर्सेस पश्चिम बंगाल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन राइट्स का भी एक केस इसमें साथियों आता है। उसमें भी सेम यही बात कही गई थी कि मूलभूत ढांचा है
और अगर ऐसा लगता है विधायिका कि ने अपने शक्तियों का अतिक्रमण करते हुए कोई कानून बनाया है, तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो है हाई कोर्ट को ये शक्ति प्रदान हो जाती है कि वो उनका रिव्यू कर उनको संवैधानिक घोषित कर सकता है। तो ये थी मुख्य विशेषताएं साथियों भारतीय संविधान की, बहुत शॉर्टकट में बताई हमने आपको। ये विशेषताएं थी जिनके कारण भारत का संविधान विश्व संविधान हुआ, या जो विशेषताएं हैं वो सारी हमने आपको यहाँ पर बताई। तो साथियों कैसा लगा हमारा आज का आपको ये वीडियो, हमको जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा हमारे लायर्स पैराडाइज सोसाइटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल में ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को सुनने के लिए। धन्यवाद साथियों।